NCERT क्लास 10 हिस्ट्री हमारा चैप्टर नंबर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास नंबर 3 में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो नेपोलियन के हार के बाद बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में जो यूरोपियन गवर्नमेंट है वो कंजर्वेटिज्म की ओर बढ़ने लगी। अब कंजर्वेटिज्म में जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस्टेब्लिश ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, है ना, इनको वापस लाना चाहते हैं लेकिन उस तरह से नहीं जैसे वो पहले था, थोड़ा मॉडिफाई करके। द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो इनकी सोच होती है ये सबको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक मोनार्की। तो मोनार्की को वापस लाना चाहिए लेकिन पहले जैसा नहीं। जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो नेपोलियन के रूल में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है या और भी जो चेंजेस आए हैं उसके साथ वापस लाना चाहिए, तो उसको मॉडिफाई करके। अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो फ्यूडलिज्म नहीं होना चाहिए, अब सर्वडम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए, एक डायनामिक इकोनॉमी होनी चाहिए, ट्रेड और जो भी रूल्स आए थे ट्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव्स के, वो एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सब होना चाहिए जिससे जो मोनार्कीज हैं वो और पावरफुल हो सकती है। आगे देखते हैं। तो 1815 में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूरोपियन पावर्स के, तो ये जो मेजर पावर्स थे वो वियना कांग्रेस में मिले। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्रीटी ऑफ वियना, है ना, एक ट्रीटी ऑफ वर्सलीज भी है पर इसमें थोड़ा हमें ध्यान रखना है, ट्रीटी ऑफ वियना है 1815। तो इसका ऑब्जेक्ट था द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। तो नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए थे उसको हटाना, ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। तो जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको वापस रिस्टोर टू पावर में लाया गया। और फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो नेपोलियन ने जो फ्रांस में टेरिटरीज मतलब जो एनेक्स किया था, जिसको रूल किया था, ठीक है, जिसको कनकर किया था, वो सब फ्रांस से वापस ले ली गई। बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर टू पावर, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। A series of states was set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। तो फ्यूचर में फ्रेंच एक्सपेंशन ना हो पाए इसलिए स्टेट्स को बाउंड्रीज पे सेटअप किया। प्रूशिया को नई टेरिटरीज दी गई, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया नॉर्दर्न इटली का, रशिया को एक पार्ट ऑफ पोलैंड दिया गया। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने बनाया था उसको अनटच, मतलब उसको कुछ नहीं किया गया, उसको वैसे ही रखा गया। और प्रूशिया को पोर्शन ऑफ सैक्सनी ये भी दी गई। आगे हम लोग देखते हैं। तो जो मेन इंटेंशन था ट्रीटी ऑफ वियना का वॉज टू रीस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। तो नेपोलियन ने जो मोनार्कीज को हटा दिया था उसको वापस रीस्टोर करने का एंड क्रिएट अ कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप में कंजर्वेटिव ऑर्डर लाने का। अब कंजर्वेटिव रेजाइम्स ऑफ 1815, तो ये जो बना, ठीक है, वो क्या था, ऑटोक्रेटिक था, डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। तो फिर से फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते थे। साउथ टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। तो जो भी क्वेश्चंस होता था, क्रिटिसिज्म होता था, उसको हटा दिया जाता था, उस एक्टिविटीज़ को तुरंत बंद कर दिया जाता था। और ज़्यादातर जगह यूरोप में सेंसरशिप लॉज था। कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर बुक्स, नो फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो जो क्या कहा जाता था, क्रिटिसिज्म तो नहीं है, तो ये सब चेक करके पब्लिश होता था, जो सेंसरशिप था। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नन द लेस कंटिन्यू टू इंस्पायर द लिबरल्स। तो फिर भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरीज थी, ठीक है, वो सब लिबरल्स को इंस्पायर करती रहती थी। आगे हम लोग पढ़ते द रेवोल्यूशनरीज। तो अब हम लोग रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ईयर्स फॉलोइंग 1815, तो 1815 के बाद जब दोबारा मोनार्की आ गई तो द फियर ऑफ रिप्रेशन लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग ऐसे आवाज़ उठाएंगे तो हमें दबा दिया जाएगा। तो द फियर ऑफ रिप्रेशन, तो वो लोग अंडरग्राउंड हो गए, मतलब उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। तो जो मैनी यूरोपियन स्टेट्स थे वहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, तो और वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई रेवोल्यूशनरीज़ को टू स्प्रेड देयर आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब के आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ में ट्रेनिंग दी गई। अब रेवोल्यूशनरीज़ वो क्या करते थे, अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स, तो मोनार्की का अपोज करते थे। फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ लिबर्टी के लिए फाइट करना है, एंड द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स, और नेशन स्टेट्स को क्रिएट करना है। अब यहाँ पर हम लोग एक इटालियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन भी है।
गियुसेप्पे माज़िनी, ठीक है। तो ये जो माज़िनी थे ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और ये चाहते थे इटली यूनिफाइड रिपब्लिक, मतलब अगर लिबर्टी चाहिए इटली को तो उसको यूनिफाई होना पड़ेगा, ठीक है। ये इनकी बिलीफ थी, इनकी सोच थी। माज़िनीज रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। तो जो माज़िनी थे उनका जो रिलेंटलेस ऑपोजिशन था, मतलब लगातार जब वो ओपोज करते रहते थे मोनार्की को, और इनका जो विजन था, इनके जो बिलीव्स थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का, ठीक है, वो फ्राइटन, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो किंग्स थे, उन सबको ये फ्राइटन करता था। तो माज़िनी का रिलेंटलेस ओपोजिशन और साथ में विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। आगे हम लोग देखते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848। अब हम लोग आगे देखते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848। तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये रिवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप, है ना, यहाँ पर पी हो जाएगा, यूरोप। तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, इसके लिए कई सारे रेवोल्यूशन हुए इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वैसे कई रेवोल्यूशन हुए। इटालियन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, ये सब जो रीजन्स थे यहाँ रिवोल्ट्स हुए, ठीक है। और ये रिवोल्ट्स में मेनली पार्ट लिया एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट ने। पेजेंट्स, विमेन, ये सब तो पार्ट ले रही थी, लेकिन इनका सपोर्ट किया एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट थे, ठीक है। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जो मेन थे, विमेन थे, वेल्दी पर्सन्स थे, इन सब ने सपोर्ट किया। और ये सब ज़्यादातर क्या थे, प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास थे। तो इन्होंने सपोर्ट किया रेवोल्यूशन में। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं जुलाई रेवोल्यूशन 1830, फ्रांस। तो फ्रांस में जो बर्बन किंग्स थे तो उनको सबसे पहले हटाया गया। तो ट्रीटी ऑफ वियना में उनको वापस लाया गया था और फिर इन किंग्स को वापस हटाया गया जुलाई रेवोल्यूशन में, और फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई और इसके हेड लुइस फिलिप को बनाया गया। अगला हम लोग देखते हैं द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन भी है इसके बारे में, शॉर्ट नोट। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? तो ये शुरू हुआ 1821 में। इसमें पोएट्स और आर्टिस्ट ने पार्ट लिया और उन्होंने बताया कि ग्रीस इज़ द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल मतलब जहाँ से चीज़ें हम कह सकते हैं स्टार्ट हुई, ठीक है। तो जो यूरोपियन सिविलाइजेशन था उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ग्रीस का था। तो ग्रीस के कारण ही यूरोपियन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। तो पोएट्स ने, आर्टिस्ट ने अपने आर्ट से, अपने पोएम से, सॉन्ग्स से, फोक सॉन्ग से, ठीक है, इन सब से, स्टोरीज से स्ट्रेंथन किया ग्रीस के बारे में। लोगों के जो इमोशंस थे, जो कॉमन हम कह सकते हैं जो कॉमन आइडेंटिटी थी ग्रीस को लेके, उसकी हिस्ट्री को बताया, ठीक है। और इसलिए नेशन को इस तरह से, नेशनलिज्म को, फीलिंग्स को लोगों में बिल्ड किया। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी से ग्रीस जो था, वो ग्रीक जो था, वो ऑटोमन एम्पायर का, जो ऑटोमन एम्पायर वहाँ पर था, उसका पार्ट था। तो फिर यहाँ पर जो ग्रीक के लोग थे, नेशनलिस्ट थे, उनको मदद मिली, और ग्रीक से जो एग्जाइल में थे और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो ग्रीस के कल्चर को, ग्रीस को जानती थी, उन्होंने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने हेल्प किया, ठीक है, रिवोल्ट में। यहाँ पर एंड में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में फॉर्मली ग्रीस को रिकॉग्नाइज किया गया एक इंडिपेंडेंस नेशन के रूप में। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो जो डेवलपमेंट था नेशनलिज्म का, वो रिवोल्ट से तो हुआ, वॉर्स से भी हुआ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन से भी हुआ, लेकिन कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया इसमें। आर्ट और पोएट्री, स्टोरीज और म्यूज़िक, ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रोमांटिसिज्म, ठीक है। तो ये कल्चरल मूवमेंट था जिसमें आर्टिस्ट और पोएट्स डेवलप्ड अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थ्रू पोएम्स, आर्ट, सॉन्ग्स। तो इससे क्या हुआ, लोगों में ये फीलिंग्स लाई गई नेशनलिज्म की, पोएम्स से, आर्ट से, सॉन्ग से। रोमांटिक आर्टिस्ट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस। तो रीज़न और साइंस की जगह उन्होंने ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी वो इमोशंस को दी, इंट्यूशन को दी, और मिस्टिक फीलिंग्स, जो इंडिविजुअल फीलिंग्स होती है, कनेक्शन की जो फीलिंग्स होती है, उन फीलिंग्स को, आर्ट्स को, सॉन्ग्स को, इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी एज़ कम्पेयर टू साइंस एंड रीज़न। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation, ठीक है। तो उनका एफर्ट था कि एक कॉमन कल्चर, कॉमन हेरिटेज और जो कॉमन बेसिस है, ठीक
ठीक है, मतलब वो बेसिस बने, कॉमन कल्चर, कॉमन हेरिटेज, ठीक है, ये बेसिस बने एक नेशन का, क्योंकि वो नेशन स्टेट चाहते थे। फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांस आर द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। तो किसी भी नेशन की जो हेरिटेज होती है, उसकी जो परंपरा होती है, कल्चर होती है, वो ट्रू स्पिरिट होती है किसी भी नेशन की। Collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building। तो जो नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट था, जो वो नेशन स्टेट चाहते थे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसके कल्चर को, इसके फोक स्टोरीज़ को, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, इन सब को प्रिजर्व किया जाए, लोगों को बताया जाए, जिससे वो लोग कनेक्ट हो पाएँ एक दूसरे से। Vernacular language and local folklore, not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate। तो ज़्यादातर जो ऑडियंस थी वो इलिटरेट थी, तो उनको उनके ट्रेडिशन से बताने के लिए, उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस। लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया, जो लोकल स्टोरीज़ थी, लोकल फॉकलोर था, उन सबको बताया गया, ठीक है, टू मतलब स्प्रेड द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म टू लार्जर ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट, ठीक है। अब जो पोलैंड है, पोलैंड में लैंग्वेज को एक वेपन की तरह यूज़ किया गया है ना, अपने रिप्रेशन के अगेंस्ट, जो रशियन रिप्रेशन था उनके ऊपर। तो पोलैंड पार्टीशन कर दिया गया था लगभग एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया था, और नेशनल फीलिंग्स लेकिन फिर भी उसमें अलाइव रखी गई थी, ठीक है। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो वहाँ पर जो रशियन डोमिनेंस था, रशियन लैंग्वेज था, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध पॉलिश लैंग्वेज, जो उनकी पॉलिश लैंग्वेज थी, उसको उन्होंने एक वेपन की तरह यूज़ किया। पॉलिश लैंग्वेज केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखा हमने, ठीक है, और इसमें भी हमने जुलाई रेवोल्यूशन, एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज़, है ना, फिर गिउसेप्पे माज़ीनी, इनके बारे में हमने पढ़ा, और रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। वो मतलब उनके क्या क्या थॉट्स थे, अपोज करते थे वो, है ना, फ्रीडम, फाइट फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी। और इसके बाद हमने इसमें कंजर्वेटिव रिजाइम्स के बारे में देखा, और ट्रीटी ऑफ वियना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये अपना क्लास पूरी की। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में क्लास नंबर 4 देखेंगे, और इसी तरह क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।